हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट ब्रो जेकेएसएसबी। तो कैसे हो भाई लोग तुम सब? और कैसी चल रही है तुम लोगों की जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी? ठीक है, 4 अप्रैल को तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो एज आई हैव प्रॉमिस्ड, आज मैं तुम लोगों को भैया करवाने वाला हूँ जूनियर असिस्टेंट का एक फुल मॉक। ठीक है, अब ये फुल मॉक कैसा रहने वाला है? ये भैया फुल मॉक है, हमारा जो पेड मॉक है ना। ठीक है, इसका तुम्हें एक मैं डेमो दिखा देता हूँ। जो हमारे पेड मॉक्स जो चल रहे हैं उसका मॉक टेस्ट नंबर 1 करवा रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल मैं 8 मॉक्स तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, पेड मॉक्स में कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 21 मार्च से स्टार्ट कर दिए मैंने प्रोवाइड करना। ठीक है, आज थर्ड मॉक मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ हम अपने पेड बैच में। ठीक है, 8 मॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ 100 रुपए में। ठीक है, तो लो भैया, इतने में मैं तुम्हें 8 मॉक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ 100 रुपए में। ठीक है भाई, तो आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 1। ये पेड वाला है, ठीक है, फ्री वाला नहीं है ये, कोई पेड वाला है। ठीक है, पेड मॉक है, तुम मॉक का लेवल देख लेना कैसा मॉक रहने वाला है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में ये भी बताना कि तुमने कितने स्कोर किए, कितने मार्क्स। तो वीडियो को पूरा वॉच करना। ठीक है, तो आओ फिर चलते हैं जल्दी से अपने मॉक टेस्ट पे। स्टार्ट करेंगे विद इंग्लिश। ठीक है, बताओ भाई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ो और फिर आंसर नोट डाउन करते चलो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि तुम्हारे कितने सही हुए। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? कहता है इवन ही हैड नोन अबाउट द मीटिंग ही डैश बीन एबल टू अटेंड ड्यू टू हिज प्रायर एंगेजमेंट। बताओ भाई, इवन ही हैड नोन अबाउट द मीटिंग, अगर उसे पता होता बावजूद मीटिंग के, ही डैश had been able to attend due to his prior engagement, he should not have been he would not have, he must not, या he कैन नॉट, कांट जिसे कहते हैं। बताओ भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आइए वन बाय वन करके देखते हैं। ठीक है, कहते हैं इवन इफ ही हैड नोन अबाउट द मीटिंग ही शुड नॉट। नहीं भाई, ऑब्ली थोड़ी कर रहे हो तुम। ठीक है, ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट थोड़ी है। फिर नेक्स्ट आता है इवन इफ ही हैड known about the meeting he would have, ठीक है, wouldn't have been able to attend due to his prior recommendation। ठीक है, इवन इफ के साथ तुम सिंपल सी सेंटेंस है ये, वुड वाला ही सेंटेंस यूज करते हो। ठीक है, तो चलो भैया आप आगे नेक्स्ट पे चल लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है करेक्ट पैसिव पूछा है तुम्हें इसका। ठीक है, दे आर कंसीडरिंग द प्रपोजल फॉर द न्यू सिटी पार्क। कहता है दे आर कंसीडरिंग द प्रपोजल फॉर द न्यू सिटी पार्क। बताओ भाई, अब इसका क्या रहने वाला है? कहता है द प्रपोजल फॉर द न्यू सिटी पार्क इज बीइंग कंसीडर्ड बाय देम। देखो भाई, प्रेजेंट का सेंटेंस है ये। ठीक है, कर रहे हैं वो प्रेजेंटली। ठीक है, वॉज तो होगा नहीं, वॉज बीइंग कंसीडर्ड पहले कर रहे थे। हैज बीन भी नहीं होगा। ठीक है, टेंस का है यूज चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, टेंस नहीं करेंगे यूज, तो ऑप्शन ए इज बीइंग कंसीडर्ड। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ये भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चल लेते हैं। लो भैया, आर्टिकल का क्वेश्चन है। कहता है डैश यूनिक नेचर ऑफ डैश और क्लाउड मेक्स अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर एस्ट्रोनॉमर्स। बताओ भाई, क्या रहेगा यहाँ पे? आर्टिकल का एरर है, बताओ भाई आर्टिकल क्या रहने वाला है? और दा और दोनों में दा, और लास्ट ये दोनों में ये है। तो आइए देखते हैं। अब ये कोई पर्टिकुलर नेचर की बात कर रहा है, नॉर्मल नेचर होता तो हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज ही इज टॉकिंग हियर अबाउट कोई यूनिक सा नेचर है, तो यहाँ पे पहले में हम यूज करेंगे दा। अगर पहले में दा का यूज कर रहे हैं, सबसे पहले ये हटाओ, ये हटाओ। द यूनिक नेचर ऑफ द, ये एक पर्टिकुलर क्लाउड का नाम बताया, कुछ भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर क्लाउड है ना, तो दा का यूज करोगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द यूनिक नेचर ऑफ द और क्लाउड मेक्स इट अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्लाउड की बात कर रहे हैं हम, तो हम दा यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ दो भाई। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन क्लॉज। बताओ भाई, ये अंडरलाइन क्लॉज। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन में अंडरलाइन क्लॉज क्या रहने वाला है? एडजेक्टिवल क्लॉज है ये, एडवर्बियल है, नाउन है, या रिलेटिव है? बताओ भाई जल्दी से। तुम पूरा ही बता दो चलो। अच्छा, ये यहाँ से लेके फैक्ट से लेके यहाँ तक, ये टोटली बताओ भाई कौन सा क्लॉज रहने वाला है ये। सिंपल सा है यार, फैक्ट से लेके एवरीवन तक नाउन क्लॉज है। चलो आगे, नेक्स्ट बताओ भाई। preposition, preposition, the suspect was
exonerated dash all charges after the DNA evidence came dash light. तो बताओ भाई, इतना तो तुम्हें पता लग गया होगा, डीएनए एविडेंस केम टू लाइट, तो एंड में भरोगे टू, तो ये भी काटो ये भी काटो। बताओ भाई, द सस्पेक्ट वाज एक्सोनरेटेड ऑफ ऑल द चार्जेस होता है या फ्रॉम ऑल द चार्जेस होता है? ऑफ होता है ऑल द चार्जेस, ठीक है जी। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आ दो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, कहता है ही सेड आई विल हैव फिनिश द रिपोर्ट बाय द टाइम यू अराइव। बताओ भाई, अब इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? वीडियो को पॉज करो सबसे पहले, फिर कमेंट सेक्शन में बताओ क्या रहेगा। तो आइए सबसे पहला देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है। ही सेड ही वुड फिनिश द रिपोर्ट बाय द टाइम आई अराइव्ड। He said he will have finished the report by the time I arrived. He said he would have finished the report by the time I arrived. ठीक है, he said he would have finished the report by the time I arrived. बताओ भाई, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है भाई ये, अच्छे से करियो। पहला क्या कहता है? पहला कहता है he said he would finish the report by the time he would finish। भाई फिनिश्ड है यहाँ पे, तो तुम फिनिश काहे कर रहे हो इसको, ये गलत। बाय द टाइम आई अराइव्ड होना चाहिए, ये भी गलत। ऑप्शन सी सही है स्टेटमेंट है, फिनिश्ड भी है, और द टाइम बाय द टाइम आई अराइव, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आओ भाई, सिमिलर वर्ड्स पूछे हैं तुमने, सिनोनियम्स बताओ भाई। वीडियो को करो पॉज। रिगैल्सिट्रेंट बताओ भाई, कंप्लायंट, ऑब्ड्यूरेट, इफर्मल, मैग्नानिमस, बताओ भाई जल्दी से। तो क्या रहेगा भाई इसका? ये काइंड ऑफ तुम याद रखना इसको, काइंड ऑफ स्टबर्न टाइप ऑफ, ठीक है, मतलब जिद्दी काइंड ऑफ यार, ठीक है, कुछ ऐसे याद रख लेना, ठीक है। कंप्लाइंट भी नहीं भाई, ठीक है। इसका सही क्या रहने वाला है? फॉर्मल होता है बहुत थोड़ी देर के लिए। मैग्नानिमस क्या है भाई? जेनरस काइंड ऑफ, ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट का मतलब यही होता है, काइंड ऑफ स्टबर्न। अब जीनत बताओ भाई, सिलेक्ट द मोस्ट ऑपोजिट बताना है भाई, इस बार तुम्हें बताना है एंटोनियम। जीनत का एंटोनियम बताओ भाई, जीनत का एंटोनियम क्या रहने वाला है? अपेक्स, नादिर, पिनाकल या एक्मे? एक्ने नहीं है भाई, ये एक्मे है। सबसे पहले बात आती है कि भैया जीनत होता क्या है? जीनत होता है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। पीक तुम कह सकते हो इसको, सैचुरेशन, सैचुरेशन पॉइंट कह सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। बताओ भाई इसको ऑपोजिट वर्ड कौन सा रहने वाला है? एपेक्स, एपेक्स तो भैया टॉप होता है, ठीक है, टॉप, ये भी इसका मतलब सिनोनियम है। नादिर क्या रहेगा भाई? नादिर होता है लोएस्ट, ठीक है। चले फिर, पिनाकल भी क्या होता है? जीनत, याद रखना, ठीक है। और एक्मे का भी सेम ही मतलब है, ठीक है। पिनाकल मतलब की होता है हाईएस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मोस्ट क्लोजली मींस, ईडीएम बता रखा है तुम्हें, बताओ इसका क्या मतलब है? टू वेस्ट रिसोर्सेज अननेसेसरली, टू वर्क लेट इनटू नाइट, टू स्टार्ट फायर आउट ऑफ डेंजर, टू फिनिश अ टास्क क्विकली। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक काम करना, ठीक है, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भैया टेंथ पे। टेंथ क्या रहने वाला है? टेंथ क्या आता है? द डैश ऑफ द परफ्यूम वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट फिल्ड द एंटायर डैश ऑफ द हॉलवे। बताओ भाई, होमोनियम्स है भाई ये, होमोनियम्स, होमोफोन्स, तो तुम्हारे सिलेबस में इनका मेंशन दे रखा है, ठीक है। बताओ, वीडियो को सबसे पहले पॉज करो, फिर बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए सेंट, एसेंट, सेंट, सेंट। बी तो भैया होगा नहीं, ठीक है, जो तुम सेंट मारते हो ना वही पूछ रखा है ये। तो जो परफ्यूम होता है उसका स्पेलिंग, सेंट का स्पेलिंग होती है SCENT, ठीक है। ऑप्शन ए और सी में आंसर रहेगा, डी को तुम ऐसे काट दो, ठीक है। अब ये एसेंट है या एक्सेंट है? बताओ भाई। एक्सटेंट, ई से तो काट दो भाई, और एक्सटेंट ऑप्शन सी रहेगा तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक्सटेंट का मतलब यानी कोई एरिया, ठीक है, स्प्रेडेड एरिया, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीअरेंज, रीडिंग वाला। रीअरेंज द फॉलोइंग, ठीक है, कहता है पी कहता है however the economic impact of the pandemic was felt globally, many sectors especially tourism faced unprecedented challenges. It will take years for the world to fully recover from the crisis. Governments around the world introduced various stimulus packages. बताओ भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अब क्या रहेगा? स्टार्टिंग किससे करी जाए? आर से तो स्टार्टिंग भैया होगी नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम पी से स्टार्टिंग करेंगे। हाउएवर सबसे पहले हुआ क्या कि पेंडेमिक के कारण बहुत चीजें आगे पीछे हो गई, ठीक है, ऊपर नीचे हो गई। फिर नेक्स्ट क्या आता है पी के बाद, फिर बात करेंगे उन चीजों की। अब क्या क्या हुआ है, सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर्स हैं, स्पेशली टूरिज्म ने बात करी है यहाँ पे, इसने फेस किया अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज, ठीक है। तो पी के बाद क्यू आएगा भाई, पी के बाद क्यू आ रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, फिर से चेक कर लेते हैं। फिर कहता है गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस द वेरियस स्टिमुलस पैकेजेस, ठीक है। इसी के लिए गवर्नमेंट, जितनी भी पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत स्टिमुलस पैकेजेस इनको इंट्रोड्यूस करा है। फिर कहता है इट विल टेक इयर्स ऑफ द वर्ल्ड टू फुली रिकवर फ्रॉम द क्राइसिस, ठीक है। पी क्यू एस आर। अब आ जाओ भाई ट्वेल्थ पे चलते हैं। अब ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या आता है, एरर का क्वेश्चन है। कहता है neither द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स इज अवेयर ऑफ द सडन चेंज इन द शेड्यूल। बताओ भाई इसमें एरर का क्वेश्चन है ये। अब तुम्हें ये बताना है कि एरर कौन से पार्ट में। अगर मैं यहाँ पे एरर की बात करूँ तो एरर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे neither और nor वाला रूल। मैंने तुम्हें बहुत बार पढ़ा रखा है, neither एंड nor वाला रूल। तो ये क्या कहता है, जो इसके साथ जो वर्ब आती है वो आती है अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है भाई, एक तो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, एक सब्जेक्ट है टीचर्स। अब टीचर्स है, प्रिंसिपल है सिंगुलर, ठीक है, टीचर्स है प्लूरल। अब ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर कैसे आई, तो वर्ब आएगी प्लूरल, आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। तो तुम भाई मॉक का लेवल देख रहे हो, सेम यही लेवल भाई तुम्हें मिलने वाले हैं पेड मॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या आता है, विच स्टेटमेंट इज पंचुएटेड करेक्टली। पंचुएशन भी है तो पंचुएशन का भी जिक्र कर लेते हैं भाई। तो बताओ भाई, सबसे पहले वीडियो को करो पॉज, फिर बताओ इन चारों में से कौन सा सही स्टेटमेंट है। आइए देखते हैं फिर पहला क्या कहता है। द रेसिपी कॉल्स फॉर। अब यहाँ पे इस चीज की तुम्हें जरूरत थी कोई कॉलम की नहीं भाई, तो ए तुम्हारा गलत। द रेसिपी कॉल्स फॉर फ्लोर, एग्स एंड मिल्क, ठीक है। फिर कहता है हाउएवर के बाद भाई ये दो दो बार का है इसको लगाने की दिक्कत है भाई, ठीक है। सिंपल एक लगाओ तो ये भी गलत हो जाता है। द रेसिपी कॉल्स फॉर फ्लोर, मिल्क, एग्स, ठीक है। हाउएवर आई फॉरगॉट द मिल्क, ये भी ठीक है। थिंग इज, यहाँ पे जो डी है, यहाँ पे हाँ, इसका और इसका यहाँ पे कोई सेंस बन नहीं रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सी ऑप्शन सही है भाई, ये पंचुएशन है, इसको तुम देख के भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हारी रीडिंग अच्छी है तो, ठीक है। इंग्लिश पंचुएशन के लिए एक ही चीज है, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी। अब ये छोटा सा क्लोज टेस्ट है, एक तीन फिलिप्स का, बताओ भाई क्या रहेगा, बिकॉज रीडिंग के ऊपर भाई बहुत मेंशन कर रखा है तुम्हारे सिलेबस में। कहता है द रिसर्चर फाउंड दैट द डैश वाज नॉट जस्ट अ फ्लूक। फ्लूक का मतलब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में यही पूछ ले। ही डैश दैट द डाटा वाज कंसिस्टेंट, डैश मोर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर पब्लिकेशन। द रिसर्चर फाउंड दैट द फिनोमिना वाज नॉट जस्ट अ फ्लूक। फिनोमिना आएगा या क्या रहेगा भाई, तो क्या रहेगा भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे रहेगा भैया फिनोमिना या फिनोमिनो। फिनोमिनाज इसलिए नहीं रहेगा भाई, यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो ऑप्शन सिंपल सा यार, ये ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, ही डैश दैट द डाटा वाज कंसिस्टेंट, ही विच या हुज हिमसेल्फ या व्हाट, ही हुज उसका डाटा, ठीक है, हुज डाटा वाज कंसिस्टेंट। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है डैश
मोर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर पब्लिकेशन एज अ मैटर या इन स्पाइट ऑफ या नेवरदिलेस। बताओ भाई, नेवरदिलेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे भैया तीन, छोटा सा तुम्हारा तीन फिलिप्स का क्लोज टेस्ट एक। नेक्स्ट बताओ भाई, पैसेज पढ़ो छोटा सा और आंसर बताओ। कहता है the industrial revolution was a period of profound change. While it brought technological advancement, it also exacerbated social inequality and environmental degradation. The shift from agrarian economies to industrial powerhouse was not without its casualties. बताओ भाई, exacerbated, बताओ भाई exacerbated का क्या मतलब है भाई। यहाँ पे सबसे पहले तुम इसका मतलब बताओगे, फिर बताओ इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। सॉल्व्ड, मेड वर्स, इग्नोर्ड या बैलेंस्ड। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, एक बार लाइन पढ़ो, फिर से तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से, लाइन पढ़ लेते हैं, कहाँ गया एग्जैगरेटेड वाला, ये रहा। इट ऑल्सो एग्जैगरेटेड सोशल इनइक्वालिटी, मतलब इसने सोशल इनइक्वालिटी और को खराब ही करा है, राइट। तो यहाँ पे मेड वर्स, सॉल्व तो होगा नहीं, इग्नोर्ड भी नहीं होगा, बैलेंस भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सिंपल सा भाई। नहीं समझ आ रहा है, लाइन पढ़ो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। थिंक इज रीडिंग तुम्हारी भाई मस्त होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बताओ भाई, ये रहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ प्रोफाउंड चेंज, ठीक है। इंटायरली बेनिफिशियल था ये, स्ट्रिक्टली एंड इकोनॉमिक फेलियर है। टोटल पैस पूरा पैसेज पढ़ के भाई तुम्हें ये बताना है ये, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है बताओ भाई। डबल एजेड स्वॉर्ड है, ठीक है, यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों है इसके। ये प्राइमरली अ सोशल मूवमेंट है, बताओ भाई। तो क्या रहने वाला है इसका करेक्ट आंसर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं भाई, इसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी लाए हैं, और इसने मतलब कि ये मतलब चीजें सही भी करी हैं, और यहाँ पे इसने चीजें खराब भी करी हैं, तो मतलब ये डबल एजेड स्वॉर्ड है। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो थिंक इसके भैया तुम्हारी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, पैसेज करने के लिए। मैं तभी तुम्हें कहता हूँ कि भैया रीडिंग ज्यादा से ज्यादा किया करो। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब 19th क्वेश्चन क्या कहता है, मॉडल्स का क्वेश्चन है भाई ये। वर्ब टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में मेंशन कर रखा है, ठीक है। कहता है यू डैश हैव टोल्ड मी यू वर कमिंग, आई वुड हैव प्रिपेयर्ड द गेस्ट रूम। तुमने मुझे कहा था कि तुम आ रहे हो, ठीक है। आई वुड, मैंने गेस्ट रूम प्रिपेयर कर दिया। बताओ भाई, ये हमारी डेली जिंदगी का सेंटेंस है, बताओ भाई। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम चले गए, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब तुम चले गए किसी के घर, ठीक है, अपने रिश्तेदारों के घर। ऐसे तो मुझे पता है तुम्हें वो बुलाते ही नहीं है, ठीक है। तुम चले गए उनके घर, फिर उन्होंने क्या कहा तुम्हें, तो तुम मुझे पहले बता दिया होता, मैं गेस्ट रूम प्रिपेयर कर देता। तो बताओ भाई इस इधर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, आई वुड हैव, या यू मस्ट हैव, या यू शुड हैव, या यू माइट हैव। यू शुड हैव, ठीक है, शुड का पास्ट वुड भी होता है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें करवा रखा है, ये मत कोई कहना कि शुड का पास्ट, शैल का पास्ट ही होता है शुड, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ भाई एक्टिव, बताओ भाई अब इसको बदलना है तुम्हें एक्टिव में। कहता है द केक हैड बीन ईटन बाय द डॉग बिफोर वी गॉट होम। बताओ भाई, द डॉग ate the cake before we got home, the dog has eaten the cake before we got home, the dog had eaten the cake before we got home, the dog was eating the cake before we got home। बताओ भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। वर्ब का ही खेल है भाई इसमें, अगर तुम्हें वर्ब पकड़ ली तुमने, करो, बताओ बताओ भाई। कहता है द केक हैड बीन ईटन, केक खा चुका था, ठीक है, डॉग के द्वारा खत्म हो गया था, केक खा लिया गया था, ठीक है। The cake had been eaten by the dog before we got home. The dog had eaten the cake भाई, डॉग ने ऑलरेडी केक खा लिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो ये थे भैया 20 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि 20 में से तुम्हारे कितने सही हुए इंग्लिश के, ठीक है। चलते हैं भैया नेक्स्ट आ जाओ। लो भाई अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें ऐसे ही मॉक टेस्ट परचेज करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं, थिंकिस ये रही हमारी टेलीग्राम आईडी, यहाँ पे मैसेज कर देना, ठीक है।
सेम इसी तरह के भाई 8 मॉक तुम्हें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, 2 हो गए हैं, आज थर्ड मॉक आएगा। ठीक है जी। कंप्लीट 8 मॉक्स, फुल 8 मॉक्स इन जस्ट ₹100। ठीक है। मार्केट की अगर मैं भैया बात करूं तो मार्केट में भाई बहुत इजी लेवल के मॉक प्रोवाइड किए जा रहे हैं तुम्हें। थिंग इज तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सिर्फ वो मॉक्स। अगर बिकॉज अगर तुम प्रेजेंट में अगर जेके एसएसबी का लेवल देखो ना, तो वो भैया उन मॉक से बहुत अच्छा लेवल आ रहा है। ठीक है, उन मॉक्स का कोई फायदा नहीं है अभी तुम्हें प्रैक्टिस करके। थिंग इज ये मॉक की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो ऐसे मॉक्स को। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जीके के साथ। ठीक है, जीके फिर करेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग, फिर करेंगे कंप्यूटर, बस। बताओ भाई पहला क्या कहता है, कहता है रिगार्डिंग द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, मालवा प्लेट्यू सर्व एज अ क्रूशियल डिवाइड बिटवीन विच टू ड्रेनेज सिस्टम। बताओ भाई फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के तहत मालवा प्लेट्यू सर्व करता है क्रूशियल डिवाइड किन्हीं दो ड्रेनेज सिस्टम के बीच। बताओ भाई इंदस एंड गंगा, गंगा एंड नर्मदा, नर्मदा एंड तापी, या कृष्णा एंड गोदावरी। बताओ भाई तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, द गंगा एंड नर्मदा। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ये रहा भैया तुम्हारा मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू अगर मैं नॉर्थ में बात करूँ, नॉर्थ में क्या क्या है? चंबल रिवर है, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, ये सारी है नॉर्थ में। ठीक है, इसके अब बात आती है यहाँ पे भैया साउथ में भी बात कर लेते हैं। इसके साउथ में क्या क्या है? विंध्यान रेंज है। ठीक है, और नर्मदा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। थिंग इज भैया तुम्हें मैप की जानकारी बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज द थिंग इज मैप वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अभी एग्जाम में, तो मैप को भी एक बार देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट बता दो भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट फीचर ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड एज डिफाइंड बाय सेंसस ट्रेंड्स। सेंसस ट्रेंड्स के हिसाब से डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है ये बताओ। चार ऑप्शंस हैं, बताओ भाई। A surge in population over 65 years of age, period when the working age population is larger than the non-working age population, a rapid decline in the total fertility rate below 1.1, फिर कहता है the ratio of urban to rural population reaching 1:1 equilibrium। बताओ भाई, यानी सेम। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है भैया? ऑप्शन बी, यानी कि जो पीरियड जहां पे वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होती है नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से। ठीक है, याद रखना ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ दो भैया। अब बात करेंगे हम कनिंगम सर्कुलर के बारे में। ठीक है, 1930 में हम कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है ये। कहता है द कनिंगम सर्कुलर 1930 वाज अ कंट्रोवर्शियल डिक्री दैट लेड टू द मेजर स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन विच स्टेट। बताओ भाई किस स्टेट में हुए थे? बंगाल, पंजाब, असम, या मद्रास प्रेसिडेंसी। बताओ भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? 1930 में हुआ था जीआर कनिंगम के द्वारा। बताओ भाई तो ये कहां पे हुए थे? सी, असम में। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट क्या कहता है विच इंडियन रिवर सिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इनलैंड ड्रेनेज इन इट्स अपर रीचेस स्पेसिफिकली विद इन द लूनी बेसिन। बताओ भाई किस रिवर सिस्टम के बेसिन की बात कर रही है यहाँ पे? द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ शाहदरी, राजस्थान रिवर सिस्टम, द साबरमती रिवर सिस्टम, या द घाघर अकरा सिस्टम। बताओ भाई, बताओ भाई यहाँ पे क्या रहने वाला है? इनलैंड ड्रेनेज, तो भाई इस इनलैंड ड्रेनेज से याद रखना द राजस्थान रिवर सिस्टम। ठीक है जी, जिसे कि तुम कहोगे लूनी रिवर, याद रखना यहाँ पे। ठीक है, अब तुम मुझे अच्छा ये बता दो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ये बताना दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण गंगा कौन सी रिवर को कहते हैं? ठीक है, अच्छा ये बता दो भाई कोपिन क्लाइमेट के हिसाब से एएस टाइप यानी सवाना विद ड्राई समर इज
प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन, बताओ भाई, सवाना विद ड्राई समर कहाँ पे पाए जाते हैं? मालाबार कोस्ट में, कोरमंडल कोस्ट में, रन ऑफ कच्छ में, या अरुणाचल हिमालय में? बताओ भाई। क्या रहने वाला भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ट्रॉपिकल सवाना विद ड्राई समर, ये क्लाइमेट तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये क्लाइमेट तुम्हें देखने को मिलता है कोरोमंडल कोस्ट में। अब कोरोमंडल कोस्ट की लोकेशन याद रखना भैया, तमिलनाडु, और कुछ पार्ट इसका आंध्रा में भी आता है, ठीक है? तमिलनाडु मेजरली, सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखना। आंध्र प्रदेश, ठीक है। और मुझे ये भी बताना टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में, रामसर साइट्स कितनी है, ठीक है? ये भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में। चलो भैया अब नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट बता दो भाई, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज कैटेगराइज्ड एज जेड क्रॉप इन इंडियन एग्रीकल्चर कैलेंडर? बताओ भाई जेड क्रॉप कौन सी है? मस्टर्ड है, सोयाबीन है, वाटरमेलन है, या कॉटन है? जल्दी बताओ भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भैया जेद का, अगर तुम्हें नहीं पता तो जेद क्रॉप का सीजन कौन सा होता है? रब्बी एंड खरीफ क्रॉप के जो बीच का सीजन होता है ना, उसी को कहते हैं जेद क्रॉप, ठीक है? उसी टाइम पे जो क्रॉप्स निकलती हैं उनको कहते हैं जेद क्रॉप्स, यानी मार्च टू जून, मार्च से लेके जून तक। उस टाइम पे क्या डोमिनेट होता है भैया? मस्टर्ड, वाटरमेलन होता है डोमिनेट इस टाइम पे। बाजार में तुम्हारे बिक रहे हैं? थिंक इज यही आंसर है, ठीक है, याद रखना। अब सेवंथ आ जाओ भैया। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर बताओ भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई गोल्डन क्वाड्रिलेटर, बहुत एग्जाम न्यूज में भी रहा है ये, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, किसी ना किसी एग्जाम में तो भैया ये पक्का आ रहा है क्वेश्चन, जीके एसएसबी का इतना कंफर्म है। या ये सब इंस्पेक्टर में आ जाएगा, या ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आ जाएगा, क्या पता तुम्हारे ही एग्जाम में आ जाए। तो याद रखना कौन सी रहने वाला है ये। दिल्ली, ऊपर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है? तो ऑप्शन कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, बेंगलुरु नहीं है, दिल्ली, अहमदाबाद भी नहीं है, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, हैदराबाद नहीं भाई, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब नेक्स्ट आ दो भैया एट्थ क्वेश्चन पे। कहता है इन जेएनके की हिस्ट्री के हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि साइन करी गई थी 1846 को, इज ऑफन रेफर्ड एज सेल डीड। बताओ, याद रखना भाई ये सेल डीड। हु वाज द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हु साइन दिस ट्रीटी विद गुलाब सिंह? बताओ भाई ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव कौन था जिसने ये ट्रीटी साइन करी थी गुलाब सिंह के साथ? 1846 में ये ट्रीटी साइन हुई थी और इसे कहते थे सेल डीड। बताओ भाई। तो इसे हम याद रखेंगे सर हेनरी लॉरेंस के हिसाब, ठीक है? सर हेनरी लॉरेंस। चले फिर आगे। अब ये बताओ भाई, मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे है? हरियाणा में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है, या जम्मू एंड कश्मीर में है? जल्दी बताओ भाई, किस स्टेट में है ये? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है भैया, ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर में। अब जम्मू एंड कश्मीर की एक विच डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? अब नेक्स्ट आ दो भाई, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं भाई, टेंशन मत लो, उनके वो भी क्वेश्चंस हैं, चार पांच क्वेश्चंस रखे हैं मैंने स्टेटमेंट वाले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच पास कनेक्ट्स द कश्मीर वैली टू आउटर हिमालयस एंड इज हिस्टोरिकली नोन एज गेटवे टू कश्मीर? बताओ भाई, आज के टाइम पे कौन सा पास है जो कश्मीर वैली को आउटर हिमालय से कनेक्ट करता है और इसको हम हिस्टोरिकली कहते थे गेटवे टू कश्मीर? जोजिला पास, बनिहाल पास, पेंसिला पास, या खारदुंगला पास? बताओ भाई कौन सा पास है ये? चार ऑप्शंस तुम्हें दे रखे हैं, तो ये कौन सा पास है भाई? याद रखना बनिहाल पास। कहाँ किस रेंज में मिलेगा ये, तुम्हें ये भी पूछ सकता है, ये मिलेगा तुम्हें पीर पंजाल रेंज में।
ठीक है जी, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, गेटवे टू कश्मीर बनिहाल पास। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कारेवा फॉर्मेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर आर हाईली वैल्यूड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लच्छा एंड मुंगरा। दीज आर द वेराइटीज ऑफ, वॉलनट की हैं, एप्पल्स की हैं, आलमंड्स की हैं, सैफरन की हैं। बताओ भाई किसकी वेराइटीज है ये? कश्मीरी सैफरन की वेराइटीज हैं, याद रखना। ये कारेवास फॉर्मेशंस आर रिलेटेड विद सैफरन, याद रखेंगे ये, ठीक है। और ये लच्छा और मुंगरा भी याद रखना किसकी वेराइटीज हैं ये, ठीक है। ट्वेल्थ आ जाओ भाई, ट्वेल्थ बताओ। कहता है रिगार्डिंग द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ J&K, द किशन गंगा रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ। बताओ भाई किशन गंगा रिवर है जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये झेलम की है, चिनाब की है, इंदस की है, तवी की है? बताओ भाई जल्दी से। ये है ट्रिब्यूटरी झेलम रिवर की, और इसी को हम क्या कहते हैं, और एक इसका नाम है नीलम रिवर भी इसे कहा जाता है पाकिस्तान में, याद रखना। कहाँ पे कहते हैं इसको? पाकिस्तान में, याद रखेंगे ये, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आओ भाई, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं तुम लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट कहता है द डेचिगम नेशनल पार्क इज द लास्ट वेरिएबल हैबिटेट फॉर द हैंगुल, जिसे कि कहते हो तुम कश्मीरी स्टैग। टू विच फैमिली ऑफ डेयर डज द हैंगुल बिलोंग? बताओ भाई डेयर की किस फैमिली से हैंगुल बिलोंग करता है? ठीक है, बिकॉज लास्ट हैबिटेट है कश्मीरी स्टैग, और इससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है, तो याद रखना भाई ये सीधा बाउंसर क्वेश्चन है तुम्हारा। सर्वस हैंगलू हैंगलू, याद रखना ये, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई, 14th पे आ जाओ। कहता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ J&K विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर? और भाई याद रखना राइस से अगर मैं तुम्हें बताऊं, इंडिया इज द लार्जेस्ट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ राइस। दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा चाइना, ठीक है। बताओ भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट को हम कहते हैं राइस बाउल ऑफ कश्मीर? कुपवाड़ा को, कुलगाम को, अनंतनाग को, या पुलवामा को? बताओ भाई जल्दी से। क्या मतलब सर जम्मू भी होना चाहिए यहाँ पे? नहीं भाई, तो ऑप्शन डी याद रखना भैया, पुलवामा इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है द भांड पत्थर इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर इन J&K, इट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी? बताओ भाई किस कम्युनिटी से एसोसिएटेड है भांड पत्थर थिएटर? नोमैटिक गुजर्स, द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ द वैली, द बुद्धिस्ट मॉन्क ऑफ ले, या दो डोगरा रॉयल्टी? बताओ भाई। भाई मॉक टेस्ट का लेवल बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा मॉक टेस्ट का लेवल है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं तो ये किससे है? फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ द वैली से, याद रखना ये, ठीक है। चले फिर आगे। विच लेक इन जम्मू इज often associated with the legend of Sheshnag and is considered as Ramsar site? बताओ भाई, मानसर लेक, डल लेक, वुलर लेक, या गंगाबल लेक? क्या रहेगा भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ये भैया याद रखना मानसर लेक है ये, ठीक है। चले फिर आगे, 16 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बताओ भाई, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए तुम्हारे फेवरेट। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? कहती है, ये कहता है द Jhelum river originates from the Verinag spring and is the only major Himalayan river which flows through the Kashmir Valley. Next कहता है Vular Lake, one of the largest freshwater lake in Asia, act as a natural reservoir for Jhelum river. Next कहता है the Tavi river which flows through Jammu city is the major right bank tributary of Chenab river. Which of the following statements given above are correct? बताओ भाई, वीडियो को पॉज करो सबसे पहले, फिर बताओ इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना जीके एसएसबी के अभी। तो अगर मैं सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ूं, कहता था झेलम रिवर्स कहां से ओरिजिनेट करती है? ये वेरिनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट करती है, और ये मेजर हिमालयन रिवर है जो कि फ्लो करती है कश्मीर वैली से। बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या आता है? वुलर लेक
कहाँ पे है ये, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये एशिया की, और ये एक्ट करती है नेचुरल रिजर्वायर फॉर द झेलम रिवर, बिल्कुल सही है। थर्ड क्या आता है, तवी रिवर, ठीक है, जम्मू में बहुत प्रसिद्ध है ये, विच फ्लोज थ्रू द जम्मू सिटी, ठीक है, जम्मू में बहुत सारे ब्रिजेस हैं तवी के ऊपर। इज अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, नहीं भाई, ये तवी रिवर है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाता है हमारा गलत, सी ऑप्शन गलत करो, ये गलत, तो ऑप्शन ए 1 एंड 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए ही रहने वाला है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो कैसे लगे भाई तुम्हें ये क्वेश्चंस? अब नेक्स्ट बताओ भाई, कहता है द ट्रीटी ऑफ लाहौर was formally established the princely state of Jammu and Kashmir under Gulab Singh. Next कहता है the Quit India movement of 1946 was launched by Sheikh Abdullah against the Dogra house rule. फिर कहता है ललितादित्य मुक्तापिता of the Karkota dynasty is credited with the construction of Matarand Sun Temple, जो हम पढ़ के आ रहे हैं, बताओ भाई। अब यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बताओ भाई, वीडियो को पॉज करके बताओ भाई। तो चलते हैं फिर, आइए देखते हैं सबसे पहला। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846, नहीं भाई। फॉर्मली एस्टेब्लिश द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर गुलाब सिंह, नहीं भाई, ये होना चाहिए था ट्रीटी ऑफ अमृतसर ने करी थी ये, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर ने नहीं करी थी, वन स्टेटमेंट हो जाती है तुम्हारी गलत। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहते हैं द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1946 बाय लॉन्च बाय शेख अब्दुल्ला, जी हाँ बिल्कुल सही बात है भाई ये। 1946 की क्विट इंडिया कश्मीर मूवमेंट, सॉरी इंडिया नहीं है कश्मीर है, जल्दी में मैंने इंडिया पढ़ लिया, ठीक है। द क्विट कश्मीर मूवमेंट ऑफ 1946 वाज लॉन्च्ड बाय शेख अब्दुल्ला, तो शेख अब्दुल्ला के द्वारा लॉन्च करी गई थी क्विट कश्मीर मूवमेंट 1946 में अगेंस्ट द डोगरा हाउस रूल, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर थर्ड क्या आता है, ललित आदित्य ऑफ द काराकोटा डायनेस्टी इज कंस्ट्रक्शन क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ मातारन सन टेम्पल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, वन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ठीक है। क्विट कश्मीर मूवमेंट किसके द्वारा करी गई थी ये लॉन्च, शेख अब्दुल्ला। अब अच्छा तुम मुझे ये बताओ, जो कॉन्करेंट लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जापान या यूके? इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, याद रखना, ठीक है। चलो एक और बता दो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमी एंड सेंसस ऑफ जेएंडके, कहता है सैफरन कल्टीवेशन इन जेएंडके इज एक्सक्लूसिवली कन्फाइंड टू द कारवास ऑफ पेम्पोर रीजन। According to 2011 census, the literacy rate of Jammu and Kashmir was lower than the national average of India. The handicraft sector is the second largest organized employer in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Which of the following statements given above are correct? बताओ भाई, तीन स्टेटमेंट्स तुम्हें दे रखे हैं, इसमें से तुम्हें पूछ रखे हैं कोई करेक्ट कौन सा है, बताइए भाई। पहली स्टेटमेंट कहती है सैफरन कल्टीवेशन इन जेएंडके इज एक्सक्लूसिवली कन्फाइंड टू द एरियाज ऑफ पेम्पोर रीजन, नहीं भाई, कौन सा रीजन है ये, गुड़गाम और श्रीनगर के रीजन, ठीक है, कश्मीर वैली। ऑप्शन वन होता है तुम्हारा गलत, वन गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट कहते हैं 2011 सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट जम्मू एंड कश्मीर का लोअर था, नेशनल एवरेज ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है भाई, ये याद रखना। सेकंड अगर सही है तो अच्छा थर्ड भी बचता है फिर। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयर, नहीं भाई हैंडीक्राफ्ट नहीं है, एग्रीकल्चर है, ये मैंने तुम्हें बहुत पढ़ा रखा है, ये थर्ड हो जाता है गलत, ये गलत ऑप्शन, ठीक है। चले फिर आगे, तो लो भाई जीके भी होती है हमारी यहाँ पे खत्म। सेम अगर तुम्हें भैया 8 फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं इसी लेवल के, 100 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। ये रही मेरी टेलीग्राम आईडी हमारी, यहाँ पे मैसेज कर देना टेलीग्राम आईडी पे, ठीक है। तीसरा मॉक टेस्ट है भैया आज, थर्ड, और यूट्यूब पे सिर्फ पहला ही करवाना है, ठीक है। ये मत सोचने लग जाना कि भैया यूट्यूब पे सारे करवा रहे हैं, यूट्यूब पे सिर्फ पहला तुम्हें एक डेमो के तौर पे, ठीक है। मैं बात करते हैं भैया मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग है, जल्दी से करेंगे मैथ्स और रीजनिंग को। अब पहला क्या आता है, इफ अ नंबर, एक नंबर दे रखा है तुम्हें n की वैल्यू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, अभी तुम्हें पूछा इसके कितने फैक्टर्स हैं, जब तुम्हें इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं ना, फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, जो ये 3 और 4 है ना, इनमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, 3 + 1 4, 4 + 1
ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 5 4 20, ऑप्शन 20 ढूंढो, ऑप्शन सी। ऐसे निकालते हैं फैक्टर्स, ठीक है। पावर में एक एक जोड़ देंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए की इनकम है 25% ज्यादा बी से। ये लो ए, ये लो बी। ए अगर मान लो 125, बी की होगी फिर 100, ठीक है। और बी की इनकम, दूसरी स्टेटमेंट कहती है बीज इनकम इज 20% लेस देन सीज इनकम। ये बी, ये सी। सी की अगर 1000 है तो बी की 80 होगी। अब इनको काट लेते हैं, 4 जा 5 जा 4 5, ठीक है। यहाँ 25 से काटा है, यहाँ 20 से काटा है। तो कहता है इफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज इनकम। यार ए की इनकम भी 5 है, सी की इनकम भी 5 है, तो 5 और 5 0 हो गया। थिंक इस क्वेश्चन नहीं कर जा सकता है। बी की इनकम हम नहीं निकाल सकते यहाँ से, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज रहने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई कुछ कुछ क्वेश्चनों में तुम्हें ये भी देख के चलना है, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं ये कुछ, ठीक है। फालतू में एग्जाम हॉल में मत बैठे रहना कि नहीं नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता आंसर किसी क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ भाई। कहता है एवरेज एज तुम्हें दे रखी है 30 स्टूडेंट्स की 15 ईयर्स। टोटल कितनी बन जाएगी 450। टीचर की एज को भी अगर तुम इंक्लूड करो तो फिर कितनी हो जाएगी, 31 लोग हो जाएंगे फिर तो। एवरेज बढ़ जाएगी एक से। 31 से कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी भैया यहाँ पे एवरेज 31 फिर 16 हो जाएगी, ठीक है। फिर 31 इंटू 16 कितना आता है, 496। कहता है हाउएवर इफ एन एडिशनल स्टूडेंट एज 16 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, 32 हो जाएगी फिर। इसकी एज भी कितनी है 16 है। तो बताओ भाई अब कितनी बन जाएगी, 32 इंटू, यहाँ पे प्लस 16 कर दो। 496 में प्लस 16 करोगे यहाँ पे कितना आएगा, 512। तो लो भैया 512 को जब तुम अभी डिवाइड करोगे 32 से, ठीक है, फाइनल निकालनी है तुम्हें 32 बच्चों की एवरेज। इसको डिवाइड करना 32 से, आंसर आएगा तुम्हारे पास 16, ठीक है। तो ये रहने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शॉपकीपर मार्क्स 40% ज्यादा और कॉस्ट प्राइस से और डिस्काउंट भी दे रखा है। यार ये आसान सा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क, और इसका आंसर भाई मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि तुम करो ना, ये तुम्हारा पीवाईक्यू है, आसान सा पीवाईक्यू है, ये मुझे कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई। रेशो एंड, देख लेते हैं रेशो वाले चैप्टर का। रेशो प्रोपोर्शन का क्या था, मिक्सचर है 120 लीटर का जिसमें दूध और पानी की मात्रा है 2 और 3। ये लो मिल्क और ये लो वाटर। कितना है, ये है 2 और ये है 1। तुम्हें मिलाना क्या है, बाद में बन जाएगी 1:2, ठीक है। मिलाना क्या है तुम्हें, वाटर को ऐड किया है। और तुमने वाटर को ऐड किया तो दूध को सेम ही रहने दो, फिर यहाँ पे कितना रखो इसको, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो इसको, ये भी 2 से हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 3 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2, ये 2 और 1 3 है। 3 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 120। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 40। तो यहाँ से कितना बढ़ा रहे हो तुम, 1 से 4, 3 की बढ़ा रहे हो, तो 3 into 40 कितना हो रहा है 120। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। 120 रहने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, बी कैन कंप्लीट इन 30 डेज। ए किसी काम को कितनी देर में कंप्लीट कर लेता है 20 दिनों में। बी किसी काम को कितने दिनों में कर लेता है 30 दिनों में। निकालो इनका एलसीएम, टोटल वर्क 60 आ जाएगा टोटल वर्क। ए आ जाएगा यहाँ से 3, बी आ जाएगा 2, ठीक है। और उन्होंने काम कितने देर तक किया 5 दिन। एक दिन में कितना काम करते हैं वो, 3 और 2, 5 काम करते हैं एक दिनों में। तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे वो, 5 × 5 25, 60 में से 25 निकाल दो, ये काम ऑलरेडी हो गया। 35 काम बचा है जो बचा है करने वाला। अब ये कौन लोग करते हैं, सी ज्वाइन करता है बी को, ठीक है। और वो काम कंप्लीट करते हैं 10 दिनों में। कुछ सी की एफिशिएंसी रही होगी, सी की एफिशिएंसी को हम एक्स मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। लो 2 + x = मान लो 10, ठीक है। 5 2 = 10, 5 7 = 35। लो भैया यहाँ से ये आ जाएगा 2x। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है 1.5, ठीक है। अब फिर तुमसे कहता है
हाउ मेनी डेज वुड सी अलोन टेक टू फिनिश द एंटायर वर्क? अगर सी से ही तुमने पूरा काम करवाना हो तो कितना टाइम लगेगा? टोटल काम कितना था? 60। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 15। 1.5 ठीक है। 40 दिन, ये 1.5 है ठीक है। अगर सी ने काम कंप्लीट करना हो तो उसको लगेंगे 40 दिन। तो ऑप्शन कौन सा रहने वाला करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 रेज टू पावर 126 इज डिवाइडेड बाय 48? 7 की पावर कितनी है? 126 डिवाइड करना है 48 से। तो मुझे एक चीज बताओ, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लूँ यहाँ पे, 2 × 63, तो ये कितना होता है? 126 होता है, सेम यही। मुझे इतना पता है कि 7 का स्क्वायर होता है 49 ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं फिर, ठीक है। तो 49 और तुम 48 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचता है? 1। तो 1 की पावर 63 जितनी भी कर लो तो 1 का 1 ही बचता है। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है। अब अगेन रेशो वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्या कहता है? तीन नंबर्स हैं जो कि रेशो में दे रखे हैं। 1/2 है, 2/3 है और 3/4 है। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले तुम्हें बेसिक चीज जो करनी है वो करना है तुम्हें कि एलसीएम निकाल लेना है। 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लो। 2 1 जा, 2 2 जा 4, 3 और 2 12 रहेगा। तो यहाँ पे पहला नंबर कितना रहेगा? 6। दूसरा कितना रहने वाला है? इंटू 12 कर लो, इंटू 12 कर लो, इंटू 12 कर लो। 8 9। फिर कहता है, नेक्स्ट कहता है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज 36। ग्रेटेस्ट बड़े और छोटे में सबसे बड़ा कौन सा है? 9 है, ये 3 है, 6 है। 9 और 6 में कितना है? 3 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 36, एक की कितनी होगी? 12। तो सम पूछा तुम्हें इन सबका, तो करो भाई कितना होगा? 9 + 8 + 6 × 12। 9 8 कितने हो गए? 17। 17 और 6 कितने हो गए? 23। तो 23 × 12 कितना हो रहा है? 6 27। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है जी। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अगर सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का डबल हो जाता है तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। व्हाट इज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट पूछा तुमसे, प्रॉफिट नहीं पूछा है। तो अब निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, अगर एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूं मैं ताकि तुम्हें और क्लैरिटी मिले, ठीक है। एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। केस वन, पहला केस क्या कहता है? यानी प्रॉफिट और एसपी की बात हो रही है, यानी सीपी कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख लें फॉर्मूले को बना के, एसपी माइनस प्रॉफिट इक्वल टू सीपी, बिकॉज सीपी सेम ही है तो दोनों का हम सीपी कंपेयर कर देंगे। पहला में कहता है, पहले मान लेते हैं हम एसपी 100 से बन जाता है डबल होके 200, तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। प्रॉफिट मान लेते हैं अगर हम पी, तो ट्रिपल हो गया कितना हो जाता है? 3p। ये एसपी की बात, और ये मान लो प्रॉफिट की बात हो गई। अब भरते चलो इस ठीक है। पहले एसपी कितना था? 100 था। प्रॉफिट कितना था? पी था। सेम सीपी। अब कितना हो गया? एसपी हो गया 200, प्रॉफिट हो गया 3p, सीपी सेम है। इक्वेट कर दो सेकंड एंड थर्ड को, सेकंड और थर्ड को कर दो इक्वेट। 100 माइनस पी, 200 माइनस 3p। ये मैं तुम्हें एक एक सब स्टेप करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें इतना नहीं करना है। माइनस पी प्लस 3p यहाँ पे आ जाएगा। इसको तुम इस साइड ले जाओ, 100 बच जाएगा यहाँ पे। 2p कितना आएगा? 100। p आ जाएगा 50। तो भैया ये प्रॉफिट आ गया 50। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना आ गया तुम्हारे पास? 50। अब सीपी निकाल लेते हैं। ओरिजिनल पूछा है, पहली क्वेश्चन में डाल दो यहाँ पे।
एसपी 100 था, प्रॉफिट 50 आया, तो सीपी कितना होगा? 50 होगा इंटू 100। यहाँ से ये कैंसिल, 100 बच रहा है तुम्हारे पास, ऑप्शन बी रहेगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे करना है भाई। चले आगे। अब नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एवरेज दे रखा है तुम्हें 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का के। ठीक है भैया, के मान लेते हैं। कहते हैं अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करें हम इसमें, तो नया एवरेज कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, के प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। तो चलिए फिर नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रीजनिंग स्टार्ट हो रही है भैया हमारी अभी यहाँ से। पहले कहता है 2, 12, 36, 80 और 150। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न है? अगर तुम ध्यान से देखो, कौन सा पैटर्न भैया यूज किया जा रहा है? तो यहाँ पे भैया एक पैटर्न है स्क्वायर और ऐड। बिकॉज अगर हम यहाँ पे करें इंटू सिक्स, तो यहाँ पे इंटू सिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न यूज किया जा रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। ठीक है, ये कितना होता है? और 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब कर लेते हैं। एक का स्क्वायर एक प्लस एक का क्यूब एक, पहला आएगा हमारी दो, फिर आता है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब होता है 8, ये हो गया 12। देखते चलो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 36। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ये कितना होता है? 125, तो यहाँ पे कितना आएगा? 150। छठा भी देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर करो और 6 का क्यूब करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, क्यूब कितना होता है? 216, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2, 5, 1, 2। ठीक है, 252, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भाई ये ऐसे, ये जो पैटर्न है ना, स्क्वायर और ऐड करना, ऐड, मैं आई गेस मैंने लास्ट टाइम जेके एसएसबी के कम से कम 10 से प्लस पेपर्स में देख लिए ये पैटर्न रिपीट होता। तो इस पैटर्न को एक बार करके जाना, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना इस पैटर्न की भी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या कहता है? z -2 की है, -2 की है। ठीक है, -2 की है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? r रहेगा, तो इसे काटो इसे काटो, फिर क्या कहता है? d के बाद आ रहा है f, 2 प्लस कर रहा है h i j k l, l r l, तो r k से होगा नहीं, तो r l। ठीक है, r l i। चलिए फिर आगे, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। s लिखा है, ये इसका कोड दे रखा है TUSFOHUI। s +1 की है, TU प्लस एक की है, RS प्लस एक की है, EF प्लस एक की है, NO एक की है, प्लस GHTUHI, मतलब कि एक प्लस की है। ठीक है, WXEFABL। ठीक है, OFTT, ये ढूंढो भाई, XFBLOFTT कहाँ रहने वाला है ये? XF कहाँ पे है भाई? सारों में XF है, TT भी एंड में है, इसे काट दो और इसे काट दो, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, फिर कहता है L। हमें ये नहीं चाहिए, ऑप्शन बी रहेगा तुम्हारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आओ भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैन ट्रेवल्स 7 किलोमीटर व्हेन ही टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ ट्रेवल करता है वो 7 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो लेफ्ट मुड़ जाता है, अब राइट इसका इस साइड है, लेफ्ट इस साइड होगा। 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है, अगेन लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर कितना करता है? 11 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 7, और लो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा कुछ 4, 11 किलोमीटर हो गया। ठीक है, फिर क्या कहता है? फाइनली ही टर्न्स राइट। अब राइट, अगर ये नीचे को आ रहा है यहाँ तक, है ना, तो इसका राइट होगा इस साइड, और ये ट्रैवल करता है यहाँ से 6 किलोमीटर।
और हाउ फार, यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछी है तुम्हें, यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 4, बिकॉज यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 3। 4 3 कितना होगा? 7। 7 और 6 कितना होता है? 13। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चले फिर आगे। अब आ जाओ भैया जल्दी। अब बात आती है ब्लड रिलेशन की। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, रोहित सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। यहां से स्टार्ट करना शुरू करो। ओन माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, रोहित के ग्रैंडफादर ओनली सन, यानी अब इसके अपने पापा की बात कर रही है। फादर, ग्रैंडफादर, ये जीएफ को गर्लफ्रेंड मत समझ जाना, ग्रैंडफादर लिख रखा है ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है, फिर कहता है शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। डॉटर है किसकी? ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ठीक है, ओनली सन, डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स। ग्रैंडफादर के ओनली सन, इसका रोहित का पाप, और रोहित के का बाप का बेटा रोहित, और इसकी अपनी बेटी की बात कर रही है। तो यानी हाउ इज गर्ल इन फोटो रिलेटेड टू रोहित? डॉटर है यार इसकी फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, ये भी जेकेएसएस भी बहुत पूछता है। प्लस का मतलब है डिवीजन, डिवीजन का मतलब है टाइम्स, का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है प्लस। बताओ भाई। 12, प्लस का मतलब है डिवाइड, 6, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, 3, माइनस का मतलब है प्लस, 2, मल्टीप्लाई का मतलब है -8। यहाँ पे कितना होएगा? 2 × 3 +2 - 8, 6, 2 - 8, 6 और 2 8, -8। आंसर 0 आ रहा है, ऑप्शन देखो, ढूंढो 0। हाँ, ऑप्शन ए ही रहने वाला है, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक ट्रेन है, वो क्रॉस करती है 150 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ दे रखी है तुम्हें, 150 मीटर लॉन्ग है, वो एक पोल को क्रॉस करती है 15 सेकंड में। तो अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो स्पीड निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस में ये ले लो, इसकी लेंथ अपॉन में स्पीड, टाइम ले लो 15 सेकेंड्स, तो स्पीड आएगी उसकी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, एंड क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकंड। 12 सेकंड अभी वो टाइम लेती हैं, मतलब कि सेम लेंथ है, मतलब लेंथ दोनों की सेम है, ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाएंगे फॉर्मूला, मतलब। ठीक है, अब दूसरी जो ट्रेन है उसकी हम स्पीड मान लेते हैं x। ठीक है, सेकंड ट्रेन की मान लेता हूँ मैं स्पीड x। पहली वाली की आई है 10, दूसरी वाली की आ गई है x। अब मुझे तुम यहाँ बताओ, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा? थिंग इज के वो मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, सेम डायरेक्शन से आ रही हो तो हम माइनस करते हैं, ऑपोजिट से आ रही है तो हम प्लस कर देंगे। 300, 10 + x, 12, 24। ठीक है, 25 × 12 कितना होता है? 300। अब नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 10 + x = 25। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 25 में से 10 निकाल दो तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड ढूंढो भैया कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए रहने वाला है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ भाई, सिलोगिज्म कर लेते हैं जल्दी से। कहता है ऑल मैंगोज आर गोल्डन, ये मैंगोज हैं, ये हैं, जितने मैंगोज हैं वो गोल्डन है। कहता है नो गोल्डन इज चीप, कोई भी गोल्डन चीप नहीं है। ठीक है, ये था स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन पे देखते हैं, कहते हैं नो मैंगो इज चीप, कोई भी मैंगो चीप नहीं है, बिल्कुल सही है। सम गोल्डन आर मैंगोज, कुछ गोल्डन मैंगोज हैं, दोनों सही है। ठीक है, सारे गोल्डन नहीं है मैंगोज, कुछ गोल्डन है मैंगोज। तो ऑप्शन 1 और 2 फॉलोज बोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्काई इज ब्लू का कोड दे रखा है तुम्हें 481। ब्लू लुक्स गुड, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे दो चीजें सेम है, ब्लू भी है, यहाँ पे ब्लू है, तो दोनों में कोई टर्म सेम होगी। यहाँ पे 481 और 694, यानी यहाँ पे कॉमन आता है ब्लू, और नंबर में कॉमन आता है 4।
ब्लू का कोड हो रहा है 4। अब आ रहा है इट, इज इट गुड, इज इट गुड, तो यहाँ पे क्या है, इज यहाँ भी है, 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया, इज इट गुड, तो यहाँ पे 913, तो यहाँ पे आ रहा है 1। इसका कोड क्या हो रहा है 1, इसका कोड हो गया 1, स्काई का हो गया 8। अब गुड का कोड क्या बचता है, यहाँ पे 69 बच रहा है, ब्लू लुक्स, ब्लू भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, लुक्स और गुड, लुक्स और गुड यहाँ पे है 69, बट यहाँ पे क्या है, गुड इधर भी है, इधर भी है, बताओ भाई, यहाँ पे भी है 69, तो यहाँ पे आ रहा है लुक्स, गुड कॉमन है, और यहाँ भी गुड कॉमन है, और नंबर में भी 9 कॉमन है, 9 9 कैंसिल कर दो। लुक्स का कोड पूछा है, लुक्स का कोड 6 बच रहा है, फिर लुक्स का कोड कितना आ रहा है 6, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, तो चले फिर आगे, आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये आ रहा है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से करेंगे भैया इस क्वेश्चन को, फिर बचता है हमारा कंप्यूटर। तो आइए भाई, कहता है मैन कवर्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर और रिमेनिंग 2/3 करता है वो 30 किलोमीटर पर आवर पे, टोटल टाइम उसको लगता है 10 घंटे, टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है, डी मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस, D/3। ठीक है, उसके बाद क्या करता है वो, टाइम मान लेते हैं, टाइम हम टी मान लेते हैं यहाँ पे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड आ रही है यहाँ पे 20, ये केस एक बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा D/60 इक्वल टू, ठीक है। अब सेकंड केस बनाते हैं, 2D/3 अपॉन में 30 इक्वल टू सेम टी, दोनों को हम टी को जोड़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 2D/90 यानी D/45 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, D/45 इक्वल टू टी। ठीक है, तो टी, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 10 दे रखी है, तो D/60 प्लस D/45 इक्वल टू आ रही है 10 बन रहा है। ठीक है जी, तो एलसीएम कितना रहेगा 180, 3D, 4D, 7D की वैल्यू कितनी आ रही है 1800, तो ये कितना आ रहा है 1800 अपॉन में 7, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 40, 5 सा, तो अप्रोक्स में फिर आएगा 7.1 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो 257 ढूंढो भैया, ऑप्शन बी रहने वाला है 257 करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये थे 20 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के, कमेंट सेक्शन में बताना कितने तुमसे हुए हैं। ठीक है, और जो एक मैंने तुम्हें होमवर्क में दी है उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है जी, चलिए अब आगे, अगेन मैं तुम लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, सेम भैया इसी लेवल के मैं तुम्हें 8 मॉक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ 100 रुपए में। ठीक है, 2 मॉक्स करवा दिए, पहला मॉक का सोल्यूशन मैंने तुम्हें आज करवा दिया। ठीक है, और बाकियों का सोल्यूशन यूट्यूब पे मैं नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, पहला मॉक तुम्हें डेमो के तौर पे मैंने तुम्हें बता दी है, अगर तुम्हें परचेस करने हैं, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो यहाँ पे परचेस कर लेना, ये टेलीग्राम आईडी है। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की। ठीक है, जल्दी से करेंगे भैया 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के अभी, आ जाओ फिर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कंप्यूटर का, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी, बताओ भाई, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर या मेमोरी बफर रजिस्टर, बताओ भाई कौन सा रजिस्टर रहने वाला है ये, तो ये रहने वाला है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर वो रजिस्टर है जो कि होल्ड करता है एड्रेस किस चीज का, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि दिए जाने वाली होती है मेमोरी के से। ठीक है, याद रखना ये प्रोग्राम काउंटर। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है, व्हाट डज द एरर #REF मार्क टिपिकली इंडिकेट, बताओ भाई ये क्या एरर इंडिकेट करता है। चार ऑप्शन है तुम्हारे सामने, पहला कहता है
द फॉर्मूला कंटेन्स इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यू, कहता है फॉर्मूला रेफर्स टू अ सेल दैट इज नॉट वैलिड और हैज बीन डिलीटेड। फिर कहता है द कॉलम इज नॉट वाइड एनफ टू डिस्प्ले द कंटेंट, सर्कुलर रेफरेंस हैज बीन क्रिएटेड। बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, ये एरर इंडिकेट करता है एक फॉर्मूला जो रेफर करता है सेल दैट इज नॉट वैलिड और हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, याद रखना। कंप्यूटर में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए। तो मॉक का लेवल भैया तुम देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर जेके एसएसबी वाला है जो करंट पैटर्न जेके एसएसबी अपना रही है। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट जल्दी से भैया मॉक परचेज कर लेना। ठीक है, पहला मॉक है ये। ठीक है, तो बाकी के मॉक समझ ही लेना कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, कहता है मल्टीटास्किंग अलोस मल्टीपल प्रोसेस टू शेयर कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कि आरटीओएस भी कह सकते हैं, आर यूज्ड व्हेन टाइम रिजनेट्स इज प्राइमरी कंस्ट्रेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या और करेक्ट। बताओ भाई, इसमें से सही कौन से हैं? दोनों सही है, एक सही है, कौन या दोनों में से कोई भी सही नहीं है? आइए देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या कहती है। कहती है मल्टीटास्किंग वो चीज है जो कि अलो करती है मल्टीपल प्रोसेस टू शेयर कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज सच एज सीपीयू। बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। पहली सही है, तो इसे हटाओ, इसे हटाओ। फिर कहता है आरटीओ जिसे कहते हो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूज किए जाते हैं जब टाइम रिजिडनेस एक प्राइमरी कंस्ट्रेंट हो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भैया। ठीक है, ये भी कर दो। फिर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट कहता है which protocol is primarily used to securely transfer files over a network by encrypting both commands and data। कौन से प्रोटोकॉल का तुम यूज करते हो? चार प्रोटोकॉल तुम्हें दे रखे हैं, ऑप्शन बताओ कौन सा रहने वाला है। एफटीपी है, एसएफटीपी है, एचटीटीपी है या टेलनेट है? कौन सा रहने वाला है भैया इसका? which protocol is primarily used to securely transfer files over a network by encrypting both commands and data? FTP, SFTP, HTTP या telnet? तो इसका सही आंसर रहने वाला है SFTP। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन द सिंगल सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365? बताओ भाई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने अलाउड हैं सिंगल सेल में? 1024, 16,384, 32,767, 65,536। बताओ भाई, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, 32,767। ठीक है जी, याद रखना ये। रोज भी चलो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें। टोटल रोज नंबर ऑफ रोज कितनी होती है? 048,576। कॉलम्स भी याद रखना, 16,384। ठीक है, कैरेक्टर्स बता देता हूँ भैया। कैरेक्टर्स याद रखना 1024। ठीक है, चले फिर आगे। अब ये बता दो, आसान सा क्वेश्चन है एक। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी? बताओ भाई, वोलाटाइल मेमोरी का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से? चार ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें, बताओ जल्दी से। प्रोम, ई प्रोम, एसरैम या ब्लू रे डिस्क? अब वोलाटाइल मेमोरी होती कौन सी है भैया? सबसे पहले ये बता देता हूं मैं, ये टाइप ऑफ मेमोरी है जो रिक्वायर पावर्स, विच रिक्वायर पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, तो बताओ भाई कौन सी है? प्रोम है, ई प्रोम है, एसरैम है या ब्लू रे डिस्क है? एसरैम की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? स्टैंडर्ड, सॉरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है,
प्रोम की क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम की क्या रहती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, याद रखना भाई। ये कौन सी है भाई इसमें से वोलेटाइल? ये नॉन वोलेटाइल है। ई प्रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल है। प्रोम नॉन वोलेटाइल है। ऑप्शन सी है आंसर, वोलेटाइल। ठीक है, नेक्स्ट अगेन बताओ भाई। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए तुम्हारे फेवरेट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द कंट्रोल यूनिट CU performs logical operations like AND or not. The ALU is responsible for direct management of the processor's resources. बताओ भाई इनमें से कौन से सही है? तो क्या रहने वाला है भाई इसका करेक्ट आंसर? तो भाई जितने भी ये जो एंड और नॉट वाले ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म करे जाते हैं ALU के द्वारा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ऑप्शन 1 हो जाती है गलत। सेकंड क्या कहता है? कहता है ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसर रिसोर्सेज। नहीं भाई, कंट्रोल यूनिट इज। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल आना चाहिए था नीचे और ऊपर आना चाहिए था ALU, यानी दोनों स्टेटमेंट हो जाते हैं गलत। ऑप्शन डी। ठीक है, 8 बता दो भाई। कहता है इन MS एक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। बताओ भाई, फॉरेन की, कॉम्पोजिट की, प्राइमरी की या कैंडिडेट की? किस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो ये याद रखना कौन सी की रहने वाली है, प्राइमरी की। अच्छा, फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी बता दो। फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी या मैग्नेटिक टेप? क्या मतलब भैया, यहाँ पे SSD भी होना चाहिए था? इन तीनों चारों में बतानी है भाई तुम्हें। ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी, कैशे मेमोरी। ठीक है, हाई स्पीड वोलेटाइल मेमोरी होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। बिटवीन CPU एंड रैम। अब ये बता दो भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ BCC फील्ड व्हेन सेंडिंग एन ईमेल? बताओ भाई। चार ऑप्शंस हैं, बताओ करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ये अलो करता है सेंडर को टू अर्चिव मेल ऑटोमेटिकली। इट सेंड्स अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू अ रिसेप्शन विदाउट अदर्स सीइंग देयर एड्रेस। इट बाउंसेस द ईमेल बैक इफ द प्राइमरी रिसेप्शन इज अनअवेलेबल। इट एनक्रिप्ट्स द बॉडी ऑफ द ईमेल फॉर हाई सिक्योरिटी। बताओ भाई। सबसे पहले मैं इसकी BCC की फुल फॉर्म बता देता हूँ, वो रहने वाली है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? क्या ये अलो करता है सेंडर को टू अर्चिव मेल ऑटोमेटिकली? नहीं भाई, गलत। इट सेंड्स द कॉपी ऑफ एन ईमेल टू द रिसेप्शन विदाउट अदर्स सीइंग देयर एड्रेस। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, एड्रेस को बिना शो किए। चले फिर आगे। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आगे। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेट। एन इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस इज अ यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइंड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये कहती है। दूसरी कहती है IPv6 address are 64 bit in length. Which of the given statements is are correct? बताओ भाई। 9 more questions। 10-15 मिनट की क्लास है भाई। तो बताओ भाई, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। कहते हैं आईपी एड्रेस जो होता है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है, तो ऑप्शन इसे हट, तो इसे हटा। फिर क्या कहता है? IPv एड्रेस आर 64 बिट इन लेंथ। 64 नहीं होते भाई मेरे, ये होते हैं 28, याद रखना। IPv6 तो 128। तो ऑप्शन कौन सा है? सेकंड गलत हो गया। ऑप्शन ए ही रहेगा फिर करेक्ट आंसर। ठीक है, चले फिर आगे। अब आ जाओ 12th क्वेश्चन पे। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ये छोटा सा क्वेश्चन है। इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस? नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए किस की का तुम यूज करते हो? कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, एल्ट प्लस स्पेस या
शिफ्ट प्लस स्पेस। किस चीज का यूज करते हो तुम, याद रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। अब चलो 13 का यूज देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, which of the following is a type of system software that act as an interference between the user and computer hardware। बताओ भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आसान सा क्वेश्चन है यार ये। ऐसा नहीं है कि सारे 20 के 20 ही तुम्हें उससे मुश्किल क्वेश्चन गए, बीच में आसान क्वेश्चन भी रखे हैं मैंने। बताओ भाई, तो इसका सही आंसर है बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कहता है, विच हार्डवेयर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस। बताओ भाई, गेटवे, स्विच, मॉडेम या रिपीटर। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, which hardware component is responsible for converting digital signals from a computer into analog signals for transmission over telephone lines? गेटवे, स्विच, मॉडेम, रिपीटर। तो इसका सही आंसर रहने वाला है मॉडेम, याद रखना ये कंट्रोल करता है डिजिटल सिग्नल्स जो कि जनरेट करे जाते हैं कंप्यूटर से इनटू एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। चलो अच्छा ये बता दो फिर से, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आगे कहता है एमएस पावर पॉइंट के बारे में ये स्टेटमेंट इस बार कहता है, अ स्लाइड सॉर्टर view displays all slides in a presentation in horizontally sequenced thumbnails. Transitions are motion effects that occur in slideshow view when you move from one slide to next। बताओ भाई इनमें से कौन सा करेक्ट है फिर, बताइए भाई। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, स्लाइड सॉर्टर होता है जो एमएस पावर पॉइंट में वो व्यू करता है, दिखाता है, डिस्प्ले करता है जितनी भी स्लाइड्स होती हैं प्रेजेंटेशन में हॉरिजॉन्टली, ठीक, बिल्कुल सही है ये। ट्रांजिशंस आर मोशन इफेक्ट्स, ये मोशन इफेक्ट्स होते हैं जो पाए जाते हैं स्लाइड शो में जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे हम मूव करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखना भाई। अब 16th करते हैं भाई, ये बता दो, ये तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो भाई मॉक का लेवल मैंने बिल्कुल बैलेंस्ड मॉक रखा है, ठीक है, जैसा एग्जाम में आ रहा है। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, लाइट पेन है, डिजिटाइजर है, प्लॉटर है या ट्रैक बॉल है। कौन सा नहीं है इसमें से इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी प्लॉटर, ठीक है, बड़ी बड़ी प्रिंट करने हो तुम्हें बैनर उसके काम आता है। तो ये बता दो, अच्छा ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल, ये चलो मैं तुम्हें निकालना बताता हूँ, सिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे हम निकालते हैं। यहाँ पे हमें दिए किसके लिए, 25 के लिए दिए ना, ध्यान से समझना। सबसे पहले 25 है ना, इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आता है, यहाँ पे लिखेंगे हम क्वोशंट, यहाँ लिखेंगे हम रिमाइंडर। क्वोशंट आता है 12, रिमाइंडर आता है 1। अब ये 12 को डिवाइड करेंगे हम फिर से 2 से, कितना आता है, 6 आता है, रिमाइंडर आता है 0। 6 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 2 से, 3, रिमाइंडर आता है 0। फिर से हम इस 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 1, 1। लास्ट में जब ये 1 बचा है इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 0, 1, ठीक है। अब ये जो लास्ट में आ गया ना, अब तुमने यहां से ऊपर को जाना है, ठीक है। क्या क्या आ रहा है, 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, ये याद रखना, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में ये भी पूछ ले। अब ये बता दो फिशिंग क्या होती है, ये कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बता देना, ये मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है। आंसर इन कमेंट, ठीक है, और जो सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है जी। लो भाई, एक 19 बचा है और ये 20 बचा है, चलो एक 19 है स्टेटमेंट वाला और 20 है सिंपल सा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में दो स्टेटमेंट्स दे रखी है तुम्हें, बताओ इसमें से कौन सी करेक्ट। कहता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलोज यूजर्स टू असेस एंड मॉडिफाई सोर्स कोड। दूसरी कहती है डिवाइस ड्राइवर्स आर अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताओ भाई,
पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि अलो करते हैं access टू मॉडिफाई द सोर्स कोड। बिल्कुल सही है, पहला ये सही। कहता है डिवाइस ड्राइवर्स जो होती हैं वो टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नहीं भाई, एप्लीकेशन नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये। डिवाइस ड्राइवर कब से एप्लीकेशन हो गई भाई? तो दूसरा हो जाता है गलत, ऑप्शन वन। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, ये तीनों गलत, ऑप्शन पहला ही सही है। अब लास्ट क्वेश्चन भैया, ठीक है। In MS Word, which feature allows you to send the same letter to the multiple receptions with different names and address? Macro, mail merge, cross reference या hyperlink? जल्दी बताओ भाई, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? In MS Word, which feature allows you to send the same letter to multiple receptions with different names and address? तो ये कौन सा फीचर है? कौन सा रहने वाला है ये? ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, मेल मर्ज। ठीक है जी। तो ये थे भैया आज का हमारा मॉक टेस्ट। ठीक है, फुल मॉक नंबर 1 था ये हमारा। सोचो फुल मॉक 1 अगर ऐसा है, ठीक है, फुल मॉक 8 कैसे होंगे? 8 फुल मॉक्स कैसे होंगे? ट्रस्ट में, अगर तुम कुछ भी तुमने अगर नहीं पढ़ा है ना, तुम 8 फुल मॉक्स के अगर तुम सवाल याद करके भी चले जाते हो ना, थिंकिस तो भी तुम अच्छे से कम 60 के आसपास स्कोर कर लोगे, 55 से 60 के आसपास, 50-60। ठीक है, थिंकिस मैं वही क्वेश्चन लेके आऊंगा इन मॉक्स में जो कि एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में मुझे 2-3 चीजें जरूर बताना। ठीक है, आज की तुम्हें क्लास का फीडबैक बताना, इस क्लास का कि कैसी लगी तुम्हें क्लास। और ये अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो हमारे पेड मॉक्स, ठीक है, तो टेलीग्राम आईडी वो मेंशन कर रखी है, ये रही टेलीग्राम आईडी, यहाँ पे मैसेज कर लेना। ठीक है जी। ये जस्ट ग्रो 28 @just grow 28, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है। बड़ी 8 मॉक टेस्ट तुम्हें मैं 100 रुपीज में प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, 8 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं तुम्हें। ठीक है, आज का मॉक का लेवल तुमने देख ही लिया, सोचो आने वाले 7 मॉक्स में क्या होगा फिर। ठीक है, तो मिलते हैं भैया अभी हम तुम्हारे प्रीमियम मॉक टेस्ट वाले ग्रुप में। ठीक है जी, जल्दी से मैसेज कर देना। और परचेस करने हो तुमने तो जल्दी कर लो भाई परचेस। थिंग इज, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत देर बाद आई है हमारे JNK में। ठीक है जी, तो करते हैं हम इस सेशन को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आज की क्लास का फीडबैक मुझे जरूर बताना कि कैसा था आज का मॉक टेस्ट और तुमने कितने स्कोर किए लास्ट में। जी हाँ, 80 में से तुम्हारे कितने सही हुए? ठीक है फिर भाई, ध्यान रखो अपना।